नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अभी क्या है कि वो हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही बोर हो गया हूँ, तो अभी हम क्या करेंगे कि पैरेलल में एक सब्जेक्ट और पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं क्या करूँगा, एक वीडियो क्या करूँगा, हिस्ट्री को लेकर बनाता हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, रीज़न इसके पीछे कुछ नहीं है, रीज़न बस एक ही है कि पढ़ाते पढ़ाते वो थोड़ा सा होता है ना कि बोरियत सी लग जाती है, एक ही कंटेंट पे बार बार वही पढ़ाना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा मुझे बोरियत फील हो रही थी। ऐसे क्या होगा कि दो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होगा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, बना रहेगा। और साथ ही साथ क्योंकि जीएस का कोर्स जो है वो बहुत वास्ट है, तो जीएस मुझे ही पढ़ाना है, तो वो वास्ट होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जो है हम क्या करेंगे, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। साथ ही साथ आज से हम पॉलिटी का क्या होगा, एक हमारे चैनल पे देखेंगे, एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिस पे हम क्या करेंगे, पॉलिटीज़ के लेक्चर्स को ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे जैसे और सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आपको पॉलिटी के बारे में बताते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, आज हम थोड़ा सा आपको इसका इंडेक्स जो है थोड़ा सा बता देते हैं। पहले इसमें हम भारत का क्या देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, फिर प्रक्रिया, संविधान के स्रोत क्या हैं ये देखेंगे। उद्देशिका, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ एवं उनके विषय एवं शासन प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संविधान और राज्य पुनर्गठन आयोग, ऐसे ऐसे करके जो पूरा इंडेक्स है वो पूरा भरा पड़ा है, वो हम क्या करेंगे, आपको एक एक करके पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, विकास। ठीक, तो भारत की राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था आज के जो ये टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास पॉलिटी, आज से क्लास 1 स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें हम बातें करेंगे, फिर थोड़ा सा अपने पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको वो भी समझाऊँगा कि कैसे कैसे हमारे देश में भारतीय राज्य व्यवस्था का कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छी बात उनके लिए है जो बच्चे नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब चाहते हैं कि कोई कंसाइज नोट्स, ऐसे नोट्स के फॉर्म में पढ़ाए, तो वो मेरी वीडियोस उनको काफ़ी अच्छी लगेगी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं जो लिखवाता हूँ वो कंसाइज वे में लिखवाता हूँ, नोट्स के फॉर्म में लिखवाता हूँ कि चीज़ें उनको याद रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहानी मैं आपको लिखवाऊंगा कि भर भर के कि आप उसको याद ना करें, क्योंकि मार्केट में बहुत किताबें हैं, आप वो कहीं से भी लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कहीं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा, मतलब फ्लो चार्ट में डायग्राम के माध्यम से कोई मुझे पढ़ाए और वो चीज़ें कंसाइज वे में और नोट्स के फॉर्म में लिखवाए, तो आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, और जो जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत कम ही चेंज होता है ना, हिस्ट्री वही रहती है, पॉलिटी वही ही रहती है, बस कुछ गिने चुने अमेंडमेंट वगैरह ये सब होते रहते हैं, वो बीच बीच में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे जो जीएस का पोर्शन है वो पूरे मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी क्या होता है वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो गया, यूपीपी हो गया, यूपी SSS हो गया, ठीक है, कोई भी मतलब एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ आप अगर यूपी पीसीएस वगैरह दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये जो वीडियोस जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपके लिए कारगर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस आपके लिए वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह भी देते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं जो अपना पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है वो मैं पीसीएस वगैरह ओरिएंटेड ही रखता हूँ, कि जिससे कि आपको पीसीएस में चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो। जल्दी हम अपना क्या सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड करने वाले हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा वो पेन टैब वगैरह के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो चीज़ें और अपग्रेड होंगी, तो फिर आपको लेक्चर्स वगैरह जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर आपको वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं कि खुद भी पढ़ते हैं, तो मंडे टू सैटरडे हम लोग खुद पढ़ते हैं, उसके बाद संडे को सिर्फ वीडियो शूट करते हैं, फिर उसको फिर आपको हफ्ते में गैप कर करके उसको क्या करते हैं हम लोग डालते रहते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो फिर जैसे पेन टैब आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा संसाधन ज़्यादा होंगे, तो हम लोग भी थोड़ा सा उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना भारत का संवैधानिक विकास, ये क्या होता है, कैसे हुआ, ये सब इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो देखो जब भारत में संवैधानिक विकास कब हुआ, जब अंग्रेज लोग क्या हुए, भारत पर राज कर रहे थे। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि एक कंपनी थी, ठीक है, एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या थी कि भारत पर उस समय क्या था ना, तक एकदम वो वही पावरफुल थी, उसी के पास क्या था, सिर्फ एकाधिकार, मतलब सिर्फ वही भारत पे क्या कर रही थी उस समय, व्यापार कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, सिर्फ उसी के पास उसने क्या किया था, एक राजा से एक क्या कर रहा था, उसने ट्रीटी साइन कर ली थी कि यहाँ पर भाई
ये इंडिया वाला जो है यहाँ पर क्या होगा, हम इस लोग सिर्फ ट्रेड करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये कहानी हमारी जो भारतीय पॉलिटिक्स या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था है पॉलिटी, यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होती है कि कैसे वहाँ से मतलब राजनीतिक कैसे वहाँ पर हस्तक्षेप होना बंद हुआ, कैसे अंग्रेज़ों ने एक ट्रीटी साइन करा ली वहाँ से इंग्लैंड के राजा से, और उन्होंने सिर्फ भारत पर एकाधिकार कर लिया अपने किस चीज़ों का, अपने व्यापार का, अपनी राजनीतिक चीज़ों का। सिर्फ उन्होंने किया कि भाई हम ही रहेंगे, इसके अलावा यहाँ कोई और नहीं आना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आप मार्केट में देख सकते हैं कि कोई चीज़ का टेंडर होता है, कोई ठेका होता है, किसी चीज़ का मिलता है, तो अगर आपके पास कोई कोई रसूख वाला आदमी होता है तो वो क्या करता है, तो कोई सामने वाला कोई ठेका ही नहीं भरता है, तो वो अकेले ही रहता है, तो आदमी घुमा फिरा के गवर्नमेंट उसको दे देते हैं ठेका, है ना, कि भाई तुम ही ले लो, क्योंकि वो इतना रसूखदार, इतना वो उसके पास पहले। तो वैसे ही उस टाइम पे क्या था, कंपनी जो थी उसने क्या कर लिया था, अपने दम से, अपने पावर से, पैसे उसने एक ट्रीटी साइन करा ली, और उसके बाद उसको जो है सिर्फ क्या हो गया, कंपनी का एकाधिकार मिल गया कि भारत में ट्रेड और जो भी गतिविधियाँ हैं सिर्फ क्या करेगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी। तो यहीं से क्या होता है, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था है, यहीं से स्टार्ट होता है। कह सकते हैं ये हमारे क्या है, नींव है, ठीक है ना, ये हमारे ही क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के नींव हैं। वहीं से एक एक एक्ट आने चालू हुए, ठीक है, जो हमारे क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था की नींव रखते हैं। वो क्या होता है, अंग्रेज़ों से स्टार्ट होता है। चलिए एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ी कहानी है, कहानी भी सुनेंगे, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और आपको समझाता हूँ। स्टार्ट होता है कंपनी के शासनाधीन अधिनियम से। बोला देखो भाई, कंपनी बोला कि ठीक है तुम वहाँ राज कर रहे हो, लेकिन कुछ क्या होंगे, हमारे भी बीच बीच में रूल्स होंगे। दिक्कत ये तब होने लगी कि जब कंपनी जो है इंडिया में शासन कर रही थी, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोग, जैसे अब आदमी कोई, आप ही देखिए कि गांव में कोई एक ही आदमी हो जो क्या करता है, कहीं सरकारी पड़ी कोई ज़मीन हो या कुछ भी हो, उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, प्रधान भी इसका सपोर्ट कर रहा है। फिर लेकिन कहीं ना कहीं गांव में और लोगों में सुगबुगाहट होने लगती कि भाई वही क्यों कर रहा है, सिर्फ वही क्यों कर रहा है, हम लोग आदमी नहीं हैं, हम लोग इस गांव में नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं वो जो खुसर पुसर चालू हुई, वहाँ से ये एक्ट्स बनने चालू हुए, लोगों ने विरोध जताना चालू किया कि भाई यही क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा था, तो लोगों में ये चीज़ थोड़ी सी बात जागरूक थे वहाँ पे लोग, ये सब बोला कि भाई इसी कंपनी को क्यों ट्रेड दिया जा रहा है, बार बार इसी एक कंपनी को क्यों इतना लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी बातें निकल के आने लगी, जैसा कि आप हाल ही के दिनों में देख रहे होंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी जी को ही क्यों बार बार ये सारे पोर्ट्स या बार बार सारे क्या हैं, फ़ायदा पहुँचाने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। और सोचने वाली बात भी है कि जो आदमी 2014 के पहले 600 कुछ रैंक पर था पैसे के मामले में, अचानक से 8 से 10 सालों में दूसरे या पहले नंबर पे आने की स्थिति में हो, वो तो अच्छा हुआ कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट दी और सच्चाई कहीं ना कहीं लोगों के सामने आई। लेकिन अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा से वो गोदी पत्रकार टाइप होते हैं, वो आज भी उस पर बात नहीं करते, ना उसकी सच्चाई को उजागर होने देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे चैनलों से भी दूर रहिए जो फर्जी आपको सिर्फ वही दिखाते हैं कि जो बस अच्छा उनके फेवर में होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर दूर रहिए। तो ऐसे ही कहानी हुई, स्टार्ट हुई कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। नाम याद रखिए और डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट में जो अगर कुछ, तो वो है इसका क्या, ये सन बोले तो ये जो क्या होता है, कौन से सन में हुआ था, ठीक है। तो कंपनी के शासनाधीन अधिनियम में सबसे पहला एक एक्ट निकल के आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। उसका वो कब हुआ था, 1773 से, ठीक है, 1773 में, ठीक है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यहीं से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हुई, भारतीय राज्य व्यवस्था की, हमारे पॉलिटी की क्या हुई, हमारे भारत में पॉलिटिक्स की क्या हुई, धीरे धीरे क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। यहीं से क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है, नींव पड़ी। अच्छा, अब आपको हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था क्या, ठीक है। 1773 जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बीच बीच में स्टार बना के बताता रहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखेंगे ना बरसाती मेढक की तरह 1-2 एग्जाम में तो जो भी साल भर में होते रहते हैं, ये घुमा फिरा के आ ही जाता है। 3-4 जो एक्ट हैं अभी देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं वो मिल ही जाते हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको मान के चलिए कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, वो भी छोटे में, कोई बहुत बड़ा आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, कि लिखवा दिया जाए भर भर के। तो हुआ क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब बस ये था कि भाई अब ये रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट। लोगों का क्या हुआ ना कि जनता का क्या हुआ, आक्रोश होने लगा और व्यापारी लोग भी क्या होने लगे। अब एक ही कोई, जैसे मान लीजिए आप जिस नगर निगम में जहाँ रहते हैं, कोई एक व्यापारी को क्या हो, गवर्नमेंट दे दे कि भाई आज से तुम ही इस मार्केट पर कब्जा करोगे, तुम ही कोई सामान है उसी को तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में यहाँ पर जितना गेहूँ चावल बिकेगा वो तुम ही सिर्फ देखोगे। तो क्या होगा, वो आदमी क्या करेगा, मनमानी करेगा,
15-10-20 रुपये का गेहूँ 25 में बेचेगा, बोलेगा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। हाँ बोलेगा, यही बोलेगा ना कि मेरा तो सही है थानेदार, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो देख लेंगे हम। हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसको, वो क्या कर सकते हैं, जैसा कि अब हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं, है कि नहीं। और आप गवर्नमेंट से थोड़े ना लड़ सकते हैं। अब सिलेंडर चाहे वो 1200 का मिले तो चाहे वो मिले आपको 1500 का, आप लड़ नहीं सकते। पेट्रोल 100 रुपये का पार हो जाए, उससे लड़ नहीं सकते। बस हम क्या कर सकते हैं, अपना विरोध दिखा सकते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि लोग क्या हुए, सब उसकी चाल को समझने लगे कि इसी एक ही कंपनी को क्यों फ़ायदा दिलाया जा रहा है, जैसे कि अडानी जी को दिलाया जा रहा है। तो वैसे ही क्या हुआ कि लोगों को समझ में आने लगा धीरे धीरे, ठीक है, चीज़ें क्या हुई धीरे धीरे समझ में आने लगी कि भाई इतना महंगाई क्यों हो रही है। हाँ, 10 वाला दूध क्या है, वो दूध का पैकेट नहीं बढ़ा पा रहे तो उसमें से दूध ही घटा दे रहे हैं। बिस्किट का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा है, वो साइज़ छोटा हो जा रहा है, पैसे उतने ही हैं। तो हमारे आसपास हमको जब लोगों को महंगाई दिखने लगी, हाँ, तो वैसे ही वो लोग क्या हुए, उनकी मनमानियाँ जब देखने लगे कि भाई ये जो कंपनी है ये तो अपने मन का कर रही है, और फिर इसी को इतना क्यों प्रॉफिट दिया जा रहा है, यही भारत पे क्यों ट्रेड करेगा, यही भारत में व्यापार क्यों करेगा, हम लोग मर गए हैं क्या। ऐसी जब लोगों को दिमाग में क्या होने लगी, और वो लोग वहाँ से खूब माल कमा के लाते थे, भारत से खूब पैसा लूट के ले जाते थे, तो लोगों को चिढ़ होती थी, जेलसी होती थी कि इतना पैसा, इतना वहाँ पर वो है और इन्हीं को सिर्फ पावर मिला है। भाई सीधी सी बात है, एक बाग में खूब आम, ढेर सारे पके आम गिरते हों, और उसमें सिर्फ एक आदमी का जाने का पावर हो कि भाई इसी एक आदमी का घर का बंदा जाएगा, और वो भी सरकारी वो पेड़ हो, तो आदमी के अंदर सुगबुगाहट नहीं होगी, आदमी के अंदर वो गुस्सा नहीं आएगा कि भाई इस आदमी में ऐसी क्या खास बात है कि जो सिर्फ यही उस बाग में जाके आम उठा सकता है, सारे लोग क्यों नहीं उठा सकते, सारे लोग, ये चीज़ तो सरकारी है। तो ऐसे ही सुगबुगाहट क्या हुई थी उस टाइम पर ब्रिटेन में होने लगी कि भारत, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ही क्यों भारत में ट्रेड करने का, व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है, क्यों, इसको क्या सोने के पंख लगे हुए हैं। हाँ, तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लोगों के विरोधों को देखते हुए फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आपको आई होप थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। आई नो मैं थोड़ा बीच में वो क्या बोलता हूँ, स्टार्ट बताता रहता हूँ आपको करंट वे में भी जोड़ के, ठीक है, तो वो उससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो फिर वहाँ से ब्रिटिश संसद में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जरूर याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बना, 1773, 1772, 1774, 1775। अब फिर वहाँ क्या होता है, जब याद नहीं रहता तो 1700 ऐसे घूमता रहता है, और फिर वही अकड़ बकड़ करके आप लगा के आते हैं, तो चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ब्रिटिश संसद में पहली बार जब लोगों का विरोध हुआ, तो जब सरकार ने देखा कि अब भाई अब तो नहीं टॉलरेट कर सकते हैं ना, कितना मीडिया डिफेंड करेगा, गोदी मीडिया वहाँ तो था नहीं, तो कितना डिफेंड करेगा, कब तक लोग छुपाएगा चीज़, सच्चाई लोगों के सामने सच्चाई आ ही जा रही थी, कितना वो छिपा सकते थे, छिपा नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो अब ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया क्यों गया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, 2 मिनट बैठ जाओ, बस मिल रहा है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया क्यों गया, कंपनी में जो व्याप्त क्या थी, कंपनी में क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का एक मोटिव था, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि जो कंपनी थी उसमें जब किसी के पास एब्सोल्यूट पावर होगा, मान लीजिए किसी एक आदमी के पास क्या होगा, पावर होगा, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा ना कि वो जो चाहेगा वो मनमानी करेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट करेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएगा, अपने हिसाब से पॉलिसीज़ क्या करेगा वो बनाएगा। तो उसी प्रकार जो कंपनी थी उसमें क्या था ना, बहुत लूट मार होने लगा था, उसमें क्या था, बहुत भ्रष्टाचार होने लगे थे। कंपनी में क्या होता था, अपने मन से पॉलिसीज़ बनाते थे, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो चीज़ों को क्या कर देते थे, उनको दे देते थे, उनको क्या करते, ट्रीटी कर लेते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन हो गया था, और इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी को बंद करने के लिए, इसी को रेगुलेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए इनका जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम का क्या होता है, अधिनियम आया, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या था, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को रोकना था, कहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। फिर इसमें कुछ प्रावधान किए गए, प्रावधान करने का मतलब कि जैसे कोई लिमिटेशंस बनाई गई कि हाँ अब ये चीज़ें ये रेगुलेट करेंगे। जैसे कौन कौन प्रावधान में ये था कि वहाँ पर 2-3 प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी। उस समय 3 ही फेमस जगह थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, चेन्नई। तो हुआ क्या था कि जो 3 प्रेसिडेंसीज थे वहाँ के अलग अलग गवर्नर होते थे। वो गवर्नर क्या करते थे, अब इतना दूर उतना कम्युनिकेशन तो अच्छा था नहीं कि 2 घंटे में फ्लाइट जाएं और वहाँ से चीज़ों को क्या करें, वो समझा के आ जाएं और फिर 2 घंटे में वापस उनको क्या करें, अपने आदेश को दे दें। तब क्या था कि इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तो लोगों को अपने संदेश देने में क्या होते थे, महीनों लग जाते थे। और वहाँ का जो आदमी रहता था वो क्या करता, तब तक मनमानी कर लेता था, और तब वो ये भी कह देता था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, तो हम क्या करें। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान लाया कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी,
अब ये जो है सिर्फ कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अधीन रहेगा। मतलब जो कलकत्ता का गवर्नर जो बोलेगा वही बंगाल मद्रास और बम्बई का गवर्नर क्या करेगा, वही करेगा जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी का गवर्नर बोलेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ, उसमें एक चीज़ें और कही गई कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वही जो होगा ना बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि बंगाल का गवर्नर और पूरा बंगाल का गवर्नर जनरल, ये समय इस एक गवर्नर जनरल शब्द का क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कराया गया लोगों को कि जो बंगाल का गवर्नर होगा ना वही बंगाल, मतलब जितना ओवरऑल अंग्रेजों ने जितना जगह कब्जा किया था इंडिया पे, उनका क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो और यहाँ तक इसमें प्रावधान हुआ। और इसी एक साल बाद सर्वप्रथम क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। 1774 में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था सर्वप्रथम सबसे पहले 1774 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था, 1773 में। और सेकंड पॉइंट ये 2 स्टार का आप मान सकते हैं इसको कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में आएगा कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1772, 73, 74, 75। ऐसे ही अगर आप उसमें से अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो आप उसी में भूल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो कुछ दिन इसको चलाया गया। फिर क्या हुआ कि जब आप जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई कानून आता है तो क्या होता है, उसके फिर क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं उसको तोड़ने में जुट जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ एक खामियां निकाल लेते हैं, फिर उस हिसाब से करने लगते हैं, उसमें चोरी करने उनका अपना वो तरीका एक ढूंढ ही लेते हैं। तो फिर जब कंपनी के ऊपर ये रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया गया, उसके बाद फिर एक एक्ट फिर आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, 73 और 1083 मतलब क्या हुआ कि 10-11 साल बाद जब फिर से उन्होंने देखा, ऑडिट किया कि सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है, दिक्कत हो रही है, तभी तो ये इतना टफ एक्ट बनाने के बाद भी क्या हो रहा है कि लोग सुधर नहीं रहे हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो फिर उन्होंने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया लोगों को, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। अच्छा, इसमें कुछ उन्होंने प्रावधान किए, उन्होंने कुछ रूल बनाए। बोले अब क्या है कि दिक्कत ये हो रही थी कि उन्होंने सारा जो पावर था वो क्या दे दिया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को। अब तक क्या था कि ये तीनों दोनों अपने मनमानी करते थे, अब इसके पावर इसके पास आ गई, तो जाहिर सी बात है अगर जिसके पास पावर रहेगी वो अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, किसी के पास भी अगर ज़्यादा पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, तो वो क्या करेगा, मनमानी ही करेगा। जैसा कि आप करंट अफेयर में अगर आप देखते हैं, रोज़ अगर आप पेपर खोलते हैं तो आप देखेंगे कि जिस आदमी के पास जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, जो सत्ता में ज़्यादा पावरफुल होता है, वो क्या करता है, अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये खामी आ गई, तो इसी खामी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। 1784 में क्या हुआ कि मुख्य प्रावधान ये बनाए गए कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और बोर्ड का गठन किया गया। बोला कि भाई एक आदमी के पास पावर रहेगा तो वो आज नहीं कल वो अपने मन का करेगा ही। ठीक है, जैसे एक आदमी के हाथ में अगर कोई पावर रहेगा तो वो क्या करेगा, एक कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही, चाहे जो कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम अब थोड़ा सा डेमोक्रेसी लाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब कि हम 5-6 लोगों को बोर्ड मेंबर बनाएंगे। ठीक है, मतलब 5-7 लोग बोलेंगे, फिर उनमें से वोटिंग होगा। ठीक है, वोटिंग करवा के तब ऐसा काम करेंगे डेमोक्रेसी वाला कि जिसमें मेंबर्स बोलेंगे जो वो काम होगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि कंपनी, और उन्होंने ये बताया पिट्स इंडिया में, बोला ठीक है, वो लोग बोर्ड्स बनाने के लिए तैयार हो गए, बोले ठीक है बोर्ड ऑफ मेंबर, ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेकंड में पॉइंट उन्होंने बताया कि कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। गवर्नमेंट ने बताया कि हम पिट्स इंडिया भले ही बना रहे हैं 1784 वाला, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो कंपनी है उसके कोई भी पॉलिसीज़ में हम अपना हाथ नहीं डालेंगे कि भाई हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप जो करो बस इसमें आपका क्या करना है, आपको बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाने हैं कि आपको उनकी सलाह मशवरा से काम करना है। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कुछ भी फैसला लेते हैं, लेकिन अगर एक मिनट, कुछ नहीं ये नहीं था, सॉरी, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। ये तो नेक्स्ट वाले में मैंने बता दिया, सॉरी, कि कंपनी के व्यापारिक मतलब उसने बताया पिट्स इंडिया में कि कंपनी के जो भी व्यापारिक जो भी ट्रेड होगा, कहीं से किसी देश से ट्रेड होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा, ना तो उनकी राजनीतिक पॉलिसीज़ में कोई गवर्नमेंट का हाथ होगा। ये किस में बताया गया था हमको, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, ये भी क्या हुआ कि इसके कुछ दिन चला, ये भी क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी कुछ दिन चला। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, 2 ही साल में एक नया अधिनियम आता है जिसका नाम था 1786 का अधिनियम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है
कि बोर्ड्स ऑफ मेंबर रहते तो उसमें क्या हुआ, दिक्कत होने लगा। दिक्कत ये होने लगा कि कोई भी जब एक्ट पारित होता था, कोई भी उसमें क्या होता था, पॉलिसीज़ उनके बोर्ड्स ऑफ मेंबर के पास आती थी, तो वो लोग क्या करते थे, डिनाई कर देते थे कि मतलब सहमति ही नहीं बनती थी, जिससे क्या होता था कि चीज़ों में बहुत दिक्कत आ रही थी, काम हो नहीं पा रहे थे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फिर 1786 में एक नया अधिनियम लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। उन्होंने ये बताया कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कोई भी फैसला लें, ठीक है, लेकिन जो अंतिम मान्य होगा वो किसका होगा, गवर्नर जनरल का मान्य होगा। मतलब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर अगर बोल रहे नहीं नहीं, लास्ट में अगर गवर्नर बोल दिया हाँ हाँ, तो वो उसका ही माना जाएगा, मतलब उसके एब्सोल्यूट पावर फिर से उसको देने की कोशिश की गई। तो 1786 के अधिनियम का बस यही टोटल मतलब था कि जो भी होगा, जो भी प्रावधान होगा उसमें एंड में किसकी बात मानी जाएगी, गवर्नर जनरल की मानी जाएगी, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो सर पटक के वहीं मर जाएं, उससे मतलब नहीं था। लेकिन जो लास्ट में डिसीजन होगा वो किसका होगा, गवर्नर जनरल का होगा। ठीक है, तो ये थे अब तक हमारे 3 अधिनियम। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ठीक है, भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, और कंपनी को शासनाधीन कुछ अधिनियम आए। ठीक है, स्टार्ट होता है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने जब देखा लोगों का विरोध होने लगा कि एक ही कंपनी को बार बार आपने सारे ट्रीटी वगैरह दे दिया है, सारे ट्रेड वगैरह का उनको परमिशन दे दिया है, बाकी हम लोग में क्या कांटे लगे हुए हैं, तो फिर दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होने लगी जब कंपनी के लोगों ने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट ला दिया, बोला ठीक है हम रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं कि कंपनी में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत क्या हो रहा है, घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, और कुप्रशासन, अपने मनमर्जियाँ चल रही हैं। तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर उसमें उसने कुछ प्रावधान बनाए। प्रावधान ये बनाया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी है, इसको अब क्या है ना, ये किसके अंडर काम करेगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर। क्योंकि ये दोनों क्या करते थे, मनमानी करते थे, कोई चीज़ वहाँ से भेजा जाता था कि ये करना है, ऐसे करना है, तो ये लोग किसी अलग राजा से मारपीट कर लेते थे, ये किसी अलग राजा से मारपीट कर लेते थे, और कलकत्ता वाले को क्या होता था, पता ही नहीं होता था। इस वजह से इनसे बताया गया कि अब आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर काम करेंगे। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब वो क्या होगा, सारे ब्रिटिश जितने अंग्रेजी क्षेत्र थे सारे पर वो अब उस पर क्या करेगा, रूल करेगा। और उसी के जस्ट अगले साल क्या हुआ कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, मतलब 1774 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और उसी के कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसके प्रमुख प्रावधान ये थे कि कंपनी के मामलों में क्या हुआ कि एब्सोल्यूट पावर मिल जाने से इधर कलकत्ता वाला क्या हो गया, इसके अंदर भी क्या हो गया, मनमानी करने का गुण आ गया। फिर इसने क्या बोला कि फिर एक्ट में बोला गया कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होगी, कि अब कंपनी में क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होगा, थोड़ा सा पावर ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अब बोर्ड्स का गठन होगा, क्योंकि जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है वो कहीं ना कहीं इसको मिसयूज़ जरूर करता है। इसलिए अब क्या हुआ कि बोर्ड्स ऑफ मेंबर बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे। ठीक, और उस कंपनी ने कहा, कंपनी के बारे में कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अब हम कंपनी के व्यापार में कोई हस्तक्षेप, बोले कि हम थोड़ा इसमें अपना पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कंपनी के कोई भी काम में दखल नहीं देंगे। और साथ ही साथ ये भी उनसे वादा किया कि हम आपकी व्यापारिक, मतलब आपके ट्रेड में और आपकी पॉलिटिक्स या आपकी क्या किस राजा के साथ कैसी नीतियां हैं, उस पर हम कोई हस्तक्षेप या नहीं करेंगे, हम बस दूर से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर कुछ ही सालों में, मतलब 2 सालों बाद 1786 में एक नया अधिनियम आता है। अधिनियम ये आता है कि बोर्ड्स ऑफ मेंबर जब बन गए तो क्या होता था, रोज कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, एक दूसरे से क्या होने लगी, बहसबाजी होने लगी। वो कहता नहीं हम इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं, हम वो बोलता है इस चीज़ के सपोर्ट नहीं। इससे क्या होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में सारे कामों में देरी होने लगी। फिर क्या होता है, 1786 के अधिनियम में क्या हुआ, उन्होंने एक फिर से अधिनियम लाया। उसमें उन्होंने बताया कि अब जो होगा, बोर्ड्स ऑफ मेंबर के चाहे जो हों डिसीजंस हो, लेकिन जो माना जाएगा सबसे एंड में वो क्या होगा, गवर्नर जनरल का ही मान्य होगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये तीनों एक्ट्स अभी तक आपको थोड़े बहुत समझ में आए हों। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपको इसमें से कोई चीज़ का डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।